आज हम एप्लीकेशन करेंगे। जितना भी इंडेक्स नंबर में हमने थ्योरी डिस्कस करी है तो उसकी जो रियल लाइफ में एप्लीकेशन होती है वो क्या है। तो आज हम सीखेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हमने इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया था, तो उस टाइम हमने आपसे सबसे पहले आपको ये पूछा था कि क्या आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के बारे में पता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता था, तो वहां भी हमने डिस्कशन करी थी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है ये वन ऑफ द सेम थिंग है। कि स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होता है कि सर हमने तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ा है लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर नहीं पढ़ा है। अरे नहीं, दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो बहुत सारी डिस्कशन करी थी, उसी के बेस के ऊपर मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स measures how much the consumers of a particular class have to pay more or less for a certain basket of goods and services in a given period compared to the base period। क्या मतलब हुआ, आपको पता है कि इंडेक्स नंबर के केस में हम मान लीजिए कि कुछ एक आइटम्स, जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाते हैं तो कुछ एक आइटम्स जो है हम अपनी बास्केट में लेकर के उसका सर्वे करते हैं और वो एक तरह से उसको जीने के लिए, जैसे मान लो रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें तीनों में कुछ कुछ कंपोनेंट लेकर के जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं उसको हम एक बास्केट ऑफ में डालते हैं। और मतलब एक आदमी को जीने के लिए कुछ एक गुड्स एंड सर्विसेज की जो जरूरत पड़ती है उसकी एक टाइम पीरियड में वो कितना पैसा खर्च करता था और अब उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए उसको कितना पैसा और देने की कितना पैसा जो है वो जरूरत है। तो उसका जो हम कंपैरिजन है वो करते हैं कि जो आज यानी कि गिवन पीरियड और दूसरा जो है मेरा बेस पीरियड, उन दोनों का जो जब हम कंपैरिजन करते हैं और वो कंपैरिजन कि कितना पैसा कंज्यूमर जो है एक पार्टिकुलर, देखिए कंज्यूमर और पार्टिकुलर क्लास की बात है, क्योंकि इंडिया में जो है सिर्फ देयर इज नॉट ओनली वन ऑफ द क्लास। जैसे अब यहाँ पे हमारे इंडिया में जो है रिच पीपल भी हैं, पुअर पीपल भी हैं, मिडिल क्लास हैं, लेकिन जैसे फॉरेन कंट्री है वहां पे क्या होता है, अर्बन पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है, सेमी अर्बन पॉपुलेशन है। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। लेकिन हम तो अपने इंडिया के अकॉर्डिंगली अगर कहें तो एक पार्टिकुलर क्लास को जो कंज्यूमर हैं उनको कुछ एक गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, जो एक जीने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उनको एक्वायर करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ती थी और आज जो है वो कितने पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो उनका जो कंपैरिजन है वो किसके थ्रू करते हैं, दैट इज मेड ओनली थ्रू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के थ्रू करते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर आपने बहुत सारे इंडेक्स नंबर पढ़े तो फिर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्यों बनाते हैं। अरे सिंपल सी बात है, क्योंकि जो जनरल इंडेक्स नंबर है वो आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे पाता कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल इन डिफरेंट मैनर्स। वो नहीं दे पा रहा है आपको, इसलिए हमें कहां जाना पड़ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ को जाना पड़ रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल के ऊपर जो है वो जो चेंज हो रही है उसका क्या इफेक्ट है आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, और उसका डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल के लिए क्या इफेक्ट होगा। वो अब जो हमारा जनरल प्राइस इंडेक्स है वो नहीं दे पाता है, इसलिए हमें कहां जाना पड़ता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज की जरूरत होती है उनको, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनके जो कंजम्पशन है वो डिफरेंट होगी, जो बेचारा पुअर है उसकी डिफरेंट होगी, जो मिडिल क्लास का है उसकी कुछ डिफरेंट होगी। या फिर ये हो सकता है कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल सेम टाइप ऑफ कमोडिटीज। अब सेम टाइप ऑफ कमोडिटीज में क्या है, जैसे मान लीजिए अब नमक है तो सबके लिए जो है वो नमक एक तरह से सेम ही रहेगा, सेम टाइप ऑफ द कमोडिटीज है, चाहे वो डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल हैं, राइट। तो इस तरह से क्या है कि ये बहुत सारे इश्यूज हैं, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि सेम टाइप ऑफ द कमोडिटीज बट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कंजम्पशन पैटर्न है वो रिच लोगों का अलग है, पुअर का अलग है, मिडिल क्लास का अलग है। क्योंकि रिच लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करता। जो बेचारा भूखा है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, तो वो तो बेचारा क्वांटिटी की तरफ को जा रहा है, ना कि क्वालिटी की तरफ। वो बोलता है पेट भर जाए। उस तरह से मिडिल क्लास का जो है वो दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, कैलोरीज भी आ जाए और क्वांटिटी भी हो जाए, राइट। तो इस तरह से क्या है कि जब कंजम्पशन पैटर्न रिच और पुअर और मिडिल क्लास के डिफरेंट है और साथ में प्लेस टू प्लेस जो है वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि अब जो मिल्क जो है आपको गांव में मान लीजिए कि 40 रुपीज केजी मिल रहा है,
तो हो सकता है कि मेट्रोपोलिटन सिटी में जो वो 60 रुपीज केजी मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि जो कंजम्पशन पैटर्न है इसमें जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मतलब रूरल एरिया के में वो डिफरेंट होगा, इसलिए कंजम्पशन पैटर्न वुड आल्सो बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल एज वेल एज फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। ओके, अब जैसे मान लीजिए मुंबई, दिल्ली और जैसे मुंबई और दिल्ली में एक क्लर्क है और एक जो क्लर्क है वो हिमाचल में है, तो मुझे लगता है कि प्लेस टू प्लेस जो है वो डिफरेंट है। अब मान लीजिए कि एक क्लर्क जो है वो शिमला में है, एक क्लर्क ऊना में है, तो शिमला वाले को तो जो है वो क्या मिल रहा है उस, क्योंकि वहां महंगाई ज्यादा होगी तो उस केस में उसको कैपिटल अलाउंस मिल रहा है, लेकिन ऊना वाले को कैपिटल अलाउंस नहीं मिल रहा है। तो दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। क्यों है? आपको पता है कि अब टू डिटरमाइन वेजेस, अब अगर आज हम एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एक लेबर को कितना पैसा दें, कितनी वेजेस होनी चाहिए, तो उसका हम क्या देखेंगे? उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग देखेंगे, उसका हम प्लेस देखेंगे, उसका कंजम्पशन पैटर्न देखेंगे, और तब जाकर के हम ये डिटरमाइन करेंगे कि उसकी वेजेस कितनी होनी चाहिए। उसी तरह से डिटरमाइन द डियरनेस अलाउंस। अब आपने देखा होगा महंगाई की किस्त मिल गई, महंगाई की किस्त मिल गई, डियरनेस अलाउंस। जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको क्या दिया जाता है? डियरनेस अलाउंसेस दिया जाता है। डियरनेस अलाउंस किसका है? महंगाई जब बढ़ती है तो उनकी परचेजिंग पावर कम होती है, और उस परचेजिंग पावर को वहां तक पहुंचाने के लिए हम उनको एक लमसम सा अमाउंट देते हैं जिसको कि हम बोलते हैं डीए, जिसको हम डियरनेस अलाउंस। तो डियरनेस अलाउंस बिल्कुल किसके साथ जुड़ा हुआ है? इन्फ्लेशन के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे टाइम जो है हेडलाइन होती है कि जी इंप्लॉइज को महंगाई की किस्त दे दी, डीए दे दिया, 4% डीए दे दिया, 5% डीए दे दिया, सुना होगा आपने। ओके, जब आप एम्प्लॉय बनेंगे तो आप भी इसी की तरफ को देखते रहेंगे। टू मेजर परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। अब परचेजिंग पावर 100 रुपए में पहले क्या आता था और आज क्या आता है? आपने बुजुर्गों को सुना होगा कि देखो जी हमारे टाइम में तो 100 रुपए था, पर 100 रुपए जो है वो खत्म नहीं होता था पूरा महीना, लेकिन आज जो है आपका बोलते हैं कि 100 रुपए में तो 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, अगर हम परचेजिंग पावर ऑफ मनी देखें तो हम देखते हैं कि परचेजिंग पावर बढ़ी है या कम हुई है। तो वो भी हम किससे पता कर सकते हैं? दैट इज आल्सो विद द हेल्प ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसी तरह से गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसीज बनाती हैं, जैसे वेज पॉलिसी है, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन से कितना वेजेस जो है वो मिलना चाहिए। उसी तरह से रेंट कंट्रोल पॉलिसी, रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया जाता है तो उसके लिए हमें रेंट कंट्रोल पॉलिसी बनानी पड़ती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। टैक्सेशन पॉलिसी बनानी है, उसके ऊपर है। प्राइस पॉलिसी बनानी है, क्या प्राइस होगा, डिटर्मिनेशन, मतलब डिफरेंट कमोडिटीज का डिफरेंट प्राइसेस जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं इसके जो आंसर हमें कहां से मिलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब क्या है कि दिस इज आल्सो द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मेजर करने का भी इसको इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज ए परसिस्टेंट इंक्रीज ऑफ प्राइसेस इन एन इकोनॉमी इन ईयर। एक पार्टिकुलर ईयर में स्लोली एंड स्टेडली जो प्राइसेस में इंक्रीज होता है उसको हम जनरली इन्फ्लेशन बोलते हैं। चलिए इसी बहाने अब आपको 2-3 टर्म्स बताता हूं। जैसे फर्स्ट ईयर में इन्फ्लेशन रेट है 3%, सेकेंड ईयर में इन्फ्लेशन रेट है 4%। तो क्या बोलेंगे? 3% से 4% बढ़ गया तो इसको क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं राइजिंग इन्फ्लेशन। अब क्या हुआ? 4% से कितनी हो गया? 1%। नेक्स्ट ईयर में वो 1% हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? सर डिसइन्फ्लेशन। अब हो तो रहा है लेकिन स्लोली, रेट जो है वो स्लो हो गया है तो उसको क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन, राइट। अब सर 1% से ये -2% हो गया 4 में, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो गया। और सबसे खतरनाक क्या होता है? सर डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन में ना तो कोई प्रोडक्शन होती है ना कोई डिमांड होती है, गुड्स की डिमांड ही नहीं होती, लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, यानी कि उनके हाथों में पैसा नहीं है, तो उस केस से डिफ्लेशन। तो किसी भी इकोनॉमी को बचाने के लिए हमें, जब हम डिफ्लेशन की स्टेज में जाते हैं तो हम इसका मतलब समझो कि अब हमारी इकोनॉमी जो है वो खतरे में है। इन्फ्लेशन होनी चाहिए लेकिन बहुत कम। तो इस तरह का मतलब है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ए यूजफुल टूल टू मेजर राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द कंज्यूमर्स आर बाइंग। तो इसका मतलब है जब हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? इसका मतलब इसकी एप्लीकेशन किसके ऊपर हो रही है? हाउस होल्ड के ऊपर। किसके ऊपर? आप और हम लोगों के ऊपर हो रही है, क्योंकि अब आप हाउस होल्ड में कितना पैसा जो है वो
खर्च कर रहे हैं, तो इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहां तक चला गया? आपके घर तक चला गया। क्योंकि सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? सर हाउस होल्ड करता है। अब एक जो घर में बैठा है और थोड़ा सा कमाई करता है, तो उसमें से वो फ्यूचर के लिए क्या करता है? फ्यूचर के लिए क्या करता है? वो सेव करता है सर, सेव करता है और सेव करके इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने के बाद उस इन्वेस्टमेंट को कौन ले जाता है? सर या तो गवर्नमेंट ले जाती है, बड़े बड़े हाउसेज ले जाते हैं, बिग हाउसेज ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए जो हाउस होल्ड है ना, दैट इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप और हम लोग जो है वो सेव करते हैं, लेकिन बड़े हाउसेज तो सेविंग नहीं करते। जो आपने सेविंग की होती है उसका यूज करते हैं। अच्छा देखिए, अब इसका मतलब है कि अगर हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर सर्वे कैरी आउट करने पड़ते हैं कि मुझे कौन सी क्लास में, कौन से कैटेगरी के लोगों के ऊपर, कौन से शहर में जो है वो सर्वे करना है। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर सर्वे बोलते हैं कि कौन कौन इनकी हैबिट्स क्या हैं, इनकी बाइंग हैबिट्स क्या हैं, ये कहां कहां जो है वो एक्सपेंडिचर करते हैं। उसके लिए हमें एक एक्सपेंडिचर सर्वे करना पड़ता है। उसके बाद एक कंज्यूमर बास्केट बनानी पड़ती है, जो मैं आपको बता रहा था। अब देखो, बॉम्बे में कंज्यूमर मार्केट अलग होगी, हिमाचल में कंज्यूमर अलग होगी, पंजाब में अलग होगी, J&K में अलग होगी, क्योंकि सबके जो है वो टेस्ट अलग है, उनकी जो कंजम्पशन पैटर्न है अलग है, उनकी डिशेस अलग हैं, डिफरेंट प्लेसेस हैं, डिफरेंट कस्टम्स हैं। तो इस तरह से हमें एक कंज्यूमर बास्केट बनाना कोई इजी काम नहीं है। ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गुड्स एंड सर्विसेज इज फाउंड विद एवरेज प्राइसेस। अब एवरेज प्राइस निकालो, फिर उनका हर घर में जाओ, फिर पहले उनका फैमिली बजट बनाओ, फिर आपको उनसे पूछो कि आप कौन कौन सी गुड्स परचेज करते हैं। इस तरह से जो है वो बहुत सारी बातें जो है आप वहां से उनसे शेयर करेंगे। थर्ड आता है, प्राइसेस ऑफ दिस गुड्स और सर्विसेज आर वेटेड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ द इनकम। सही बात है। अब आप ये बोलेंगे कि आप बताओ जी कि आप 0 to 1 कि मान लीजिए कि आप फूड के ऊपर कितना पैसा खर्च करते ना, तो वो कितना आ सकता है? 0.5। आपको पूछा जाता है कि आप क्लोथ के ऊपर कितना खर्च करते हैं, तो आप ये बोलते हैं सर 0.2। आपको बोला जाता है सर्विसेज के ऊपर 0.3, यानी कि रेंज किससे करेगा? 0 to 1, तभी वो 1 आएगा, या परसेंटेज में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वेट देते हैं किससे, किस परसेंटेज में वो, किस परसेंटेज में इसको ले रहा है वो, किस परसेंटेज में वो कंज्यूम कर रहा है। फिर फोर्थ है कि वेटेड प्राइसेस आर एडेड टू गिव टोटल वेटेड प्राइस ऑफ द बास्केट। अब वेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका बास्केट आ जाता है। चलिए इसको अब हम एक तरह से और कोशिश करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कि ये मेरे पास ईयर 1 है और आपके पास जो है वो 3000 रुपए। उसके बाद ईयर 2 में आ जाते हैं आपके पास 3100 रुपए, और ईयर 3 में 3150 रुपीज जो है। अब अगर मान लो मैं बेस 100 मान लूं, तो इसका मतलब है कि, या ये समझ लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपको 3000 रुपए में आपका खर्चा, आपका जो है खर्चा मीट आउट कर रहा है। लेकिन ईयर सेकंड में उसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए आपको 3100 रुपया देना पड़ रहा है, और थर्ड ईयर में जाकर 3150 रुपया देना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर? इंडेक्स बनाते हैं। 3000 को हमने 100 मान लिया। अगर 100 मान लिया तो उस केस में अब कितना हो जाएगा सर? 3100 डिवाइडेड बाई 3000 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ गया जी? 103.33 इंडेक्स आ गया आपके पास। ओके, अब उसके बाद 3150 डिवाइडेड बाई क्या है जी? 100 है आपके पास। ओके, तो अब उसके साथ आपने 3150 डिवाइडेड बाई 3000, तो ये कितना हो गया जी? 105 हो गया। तो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है? रॉ नंबर डिवाइडेड बाय बेस ईयर रॉ नंबर। ये रॉ नंबर ही है ना मेरे पास, इंडेक्स नंबर तो ये है नहीं है, गिवन डेटा है ना मेरे पास। ओके, तो ये मेरे पास 3000 डिवाइडेड बाय बेस, सॉरी रॉ नंबर कितना है? 3100 डिवाइडेड बाय 3000, ये आ गया। उस तरह से 3150 डिवाइडेड बाय 3000, ये कितना आ गया सर? 105 आ गया। ठीक है, अब उसमें क्या बोलते हैं? डेल्टा जो है परसेंटेज चेंज बोलते हैं इसको हम। परसेंटेज चेंज किसके बराबर होती है सर? डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। ओके, तो अब क्या हुआ? 103.33 माइनस 100। ओके, तो ये कितना हो गया जी? 3.33%। उस तरह से 105 डिवाइडेड बाई 103.33, ये कितना हो गया? 1.66% हो गया। ये मेरी क्या आ गई? परसेंटेज चेंज आ गई। अच्छा, ये था तो मेरा पहला क्या था कि वेटेड प्राइसेस आर एडेड टू गिव टोटल वेट प्राइस ऑफ द बास्केट। उसके बाद है बेस ईयर सिलेक्शन विद इंडेक्स वैल्यू 100। अब हम क्या करते हैं? जैसे अभी आपको ये बताया, बेस ईयर सिलेक्टेड करते हैं विद इंडेक्स वैल्यू इज 100। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि परसेंटेज कैलकुलेशन डन टू वर्कआउट एनुअल इन्फ्लेशन रेट, वो भी हमने कैलकुलेट कर ली है। और बास्केट इज अपडेटेड ईयरली, जैसे गुड सर्विसेज
बास्केट में कौन सी आइटम लेनी है कौन से नहीं लेनी है, तो ये सारी बातें हम इसमें लेंगे। लेकिन बहुत सारे कुछ एक इसके साथ इश्यूज आ जाते हैं कि अब आपने एवरेज फैमिली कौन सी लेनी है। कुछ गुड्स में जो है प्राइस फ्लक्चुएशंस हो जाती है, जैसे फूड और एनर्जी में है इस टाइम, जैसे पेट्रोल के प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, फूड की आइटम्स हैं, ऑनियन के प्राइसेस जो इंक्रीज है, इसमें फूड की आइटम्स जो है वो बढ़ रही है। उस तरह से जो बास्केट अपडेट है वो बहुत स्लो है। जो आपने 1981 में ले रखी थी वही आज 2001 में जो जाकर के वही बास्केट अगर आपके पास चल रही है, तो ये दीज आर सर्टन इश्यूज विच आर जनरली टू बी एड्रेस्ड व्हेन एवर यू हैव टू प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर्स, राइट। चलिए आप डिस्कस करते हैं कि मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के दो मेथड है। एक मेथड है हमारे पास एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा है हमारे पास फैमिली बजट मेथड। ओके, अब हमारे पास है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, हमने पहले भी डिस्कस किया है। इट इज ए वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स वेयर द वेट्स आर टू द बेस पीरियड क्वांटिटीज। सर याद आ रहा है? अरे सिंपल है, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द लेस्पियर्स मेथड। वहां पे हमने बेस पीरियड क्वांटिटी के वेट दिए थे ना। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर यूजिंग एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। आपके पास कमोडिटी दे रखी है ए बी सी एंड डी, प्राइसेस बेस ईयर के ये दोनों 1, 2, 3 एंड 4 रुपीज में, क्वांटिटी केजी में दे रखी है 6 केजी, 7 केजी, 8 केजी, 9 केजी। जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है 6 केजी, 2 है तो 7 है, 3 है तो 8 है, 4 है तो 9 है। करंट ईयर के प्राइसेस 5, 4, 3 एंड 2। जब ये प्राइस है तो क्वांटिटी कंज्यूम्ड 8, 7, 6 एंड 5। ओके, अब यहां पे क्या है कि मिस्टर एक्स वॉज गेटिंग ए सैलरी ऑफ ₹10,000 बिल्कुल इन द बेस पीरियड। जब भी बेस पीरियड था तो उस टाइम उसको 10,000 रुपए की सैलरी मिल रही थी। व्हाट शुड बी हिज सैलरी इन करंट पीरियड? आज उसकी क्या सैलरी होनी चाहिए? इफ हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज टू रिमेन द सेम, जो वो पहले गुड्स और सर्विसेज ले रहा था, अगर वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहता है तो आज की डेट में इस डाटा के बेस के ऊपर आप बताइए कि उसको कितनी सैलरी मिल रही है, कितनी होनी चाहिए। इफ इज गेटिंग ए सैलरी ऑफ ₹11,000 द करंट ईयर, आज उसको अगर 11,000 रुपए सैलरी मिल रही है तो आपको ये बताना है कि क्या वो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को मीट आउट कर रही है कि नहीं। हाउ मच ही आउट टू हैव रिसीव्ड एन एक्स्ट्रा अलाउंस टू मेंटेन हिज फॉर्मर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो महंगाई की वजह से ये नहीं है कि वो कट लगा दे अपनी कमोडिटीज या गुड्स एंड सर्विसेज में। ओके, तो देखिए यही है ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो अभी तो आपने क्या पढ़ा था, लेस्पियर, पाश्चे, बाउले, फिशर। तो आज देखिए एप्लीकेशन करते हैं उसकी। कमोडिटी आ गई मेरी ए बी सी और डी। बेस ईयर के प्राइस को मैंने क्या कर दिया P0 और बेस ईयर की क्वांटिटी को मैंने कर दिया Q0। प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर मैंने P1 और क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर दैट इज आल्सो Q1। उसके बाद क्या हो गया जी P1 Q0, 30, 7 4 जा 28, 8 3 जा 24, 9 2 जा 18 हो गया। और P0 Q0 जो है मेरे पास क्या है 6 1 जा 6, 2 7 जा 14, 3 8 जा 24, 4 9 जा 36। सिग्मा P1 Q0 इज इक्वल टू 100, सिग्मा P0 Q0 इक्वल 80। क्योंकि लेस्पियर का फॉर्मूला क्या था जी सर, हमने पता है सिग्मा P1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 और उसको जो बेस है बेस ईयर तो क्या हो गया Q0, इसलिए मैंने ये दोनों कैलकुलेट किए। ओके, तो चलिए जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या आ गया जी हमारा सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 विच इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 इज इक्वल टू 125, राइट। ओके, टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिस्टर एक्स शुड गेट, कितना पैसा मिलना चाहिए अभी कितना मिल रहा है 10,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 100 जब बेस था तो उसको 10,000 मिल रहा था। आज प्राइसेस बढ़कर के जो इंडेक्स नंबर है वो बता रहा है कि 125 हो गए हैं, तो 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करके आ गया मेरा 12,500। आज उसको कितनी सैलरी मिल रही है 11,000, इसका मतलब उसको कम मिल रही है। सो ही मस्ट रिसीव एन एक्स्ट्रा अलाउंस ऑफ रुपीज, कितना डियरनेस अलाउंस उसको मिल जाना चाहिए 1,500 रुपीज, क्योंकि 12,500 रुपए मिलना चाहिए था, मिल इसको 11,000 रहा है। अगर उसका सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन करना है तो उसको 1,500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। होगी जी बात क्लियर? तो बताओ जी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुई। आज ये दूसरा मेथड, सेकंड मेथड है सर फैमिली बजट मेथड।
इट इज ए वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सर हमने पढ़ा है प्राइस रिलेटिव मेथड, वेयर इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ वेटेड प्राइस रिलेटिव्स एंड द वैल्यू वेट्स P0 into Q0 आर बीइंग यूज्ड। यही तो है हमारे वेटेड प्राइस रिलेटिव्स एंड वैल्यू वेट कितने होते हैं P0 Q0, वैल्यू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है सर कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव P, दैट इज P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। कैलकुलेट वैल्यू वेट, वैल्यू क्या होता है P0 into Q0 और सबका हम क्या सिग्मा V बोलते हैं उसको V, और सबके क्या कर देंगे टोटल कर देंगे तो सिग्मा V आ जाएगा। V इज इक्वल टू P इंटू Q, V इज इक्वल टू P इंटू Q, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या बन जाती है वैल्यू बनती है ना। तो सबका ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा P0 Q0। किस ईयर का सर? बेस ईयर का, तो Q0 Q लग गया। मल्टीप्लाई द प्राइस रिलेटिव P बाय द वैल्यू वेट्स, P को V से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। फॉर ईच आइटम एंड ऑब्टेन देयर टोटल, तो क्या बन गया मेरा सिग्मा PV। कैलकुलेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्या होगा सिग्मा PV डिवाइड बाय सिग्मा V। चलो अब उसी क्वेश्चन को लेते हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 2020 टेकिंग एज बेस यूजिंग फैमिली बजट मेथड। ओके, ये कमोडिटी A, B, C और D, प्राइस है 2019 में 1, 2, 3 एंड 4 रुपीज, और उसके बाद जो है मेरे पास आ रहा है 2019 का 2019 की क्वांटिटी 6 kg, 7 kg, 8 kg एंड 9 kg। उस तरह से प्राइसेस हैं मेरे 2020 के 5 रुपीज, 4 रुपीज, 3 रुपीज एंड 2 रुपीज। इसका मतलब है मेरे पास प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है 2019 की, और प्राइस दे रखा है सिर्फ 2020 को, क्योंकि मुझे क्या चाहिए प्राइस और वैल्यू चाहिए और प्राइस रिलेटिव चाहिए। ओके, तो आइए जी हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2020 टेकिंग 2019 एज बेस यूजिंग फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड यूज करेंगे। ओके, तो कमोडिटी मेरे पास A है, B, C और D है। P0 कितना है 1, 2, 3, 4। ओके, Q0 कितना है क्वांटिटी 6, 7, 8 एंड 9 हो गया। P1 5, 4, 3 एंड 2। तो V कितना होता है सर P0 इंटू Q0, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 6, 14, 3 8 जा 24, 4 9 जा 36, टोटल हो गया 80। प्राइस रिलेटिव किसके बराबर होता है P1 डिवाइडेड बाय P0। तो आपके सामने है, मैं एक कैलकुलेशन कर देता हूं। देखिए P1 मेरा कितना है 5, P0 कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया 500। ये लो जी। उसी तरह से आपके पास क्या आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना हो गया 200, 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 राइट। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है 2 डिवाइडेड बाई 4 और आपके पास क्या आता है 50। ओके, अच्छा अब मेरे पास P आ गया, प्राइस रिलेटिव आ गया। V मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए PV चाहिए। PV मेरे पास क्या आ गया 6 इंटू 500 3000, 14 इंटू 200 2800, 24 इंटू 100 2400 राइट। 36 इंटू 50 इज इक्वल टू 1800, so that PV is equal to 10,000। तो मेरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके बराबर होता है सर सिग्मा PV डिवाइडेड बाय सिग्मा V विच इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 80 विच इज इक्वल टू 125। अब देखिए ये जो मैंने दो मेथड्स डिस्कस किए आज, अब हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन भी कर लेते हैं। जो कंसेप्ट अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, क्या कह रहा है देखिए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वर्क्स इन एन इंडस्ट्रियल टाउन इज गिवन। ठीक है जी, इंडस्ट्रियल टाउन मान लो लुधियाना है, उससे रिलेटेड कुछ एक इंफॉर्मेशन जो है वो वर्क से रिलेटेड दे रखी है। इसमें क्या है आइटम्स ऑफ कंजम्पशन, हमने क्या किया एक सर्वे किया और सर्वे के बाद ये सारी बातें हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई। फूड, ड्रिंक्स एंड टोबैको जो कंजम्पशन है, आइटम्स ऑफ कंजम्पशन, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, हाउसिंग and miscellaneous. Now the consumer price index in 2020 is equal to 2015 as a base which is equal to 100, and the index numbers are 132, 154, 147, 178 and 158. And the proportion of the expenditure on the items, proportion of the items on the expenditure is, जैसे जो मैंने आपको बताया था 0 to 1, that is 60%। टोटल एक्सपेंडिचर का 60% जो है वो फूड, ड्रिंक्स और टोबैको पे यूज कर रहा है। क्लोथिंग के ऊपर वो 12% यूज कर रहा है। फ्यूल एंड लाइटिंग के ऊपर जो है 16% कर रहा है, जैसे 0.16। हाउसिंग के ऊपर जो है 8% एंड मिसलेनियस के ऊपर जो है 4% कर रहा है।
अब नाउ द एवरेज वेज पर मंथ इन 2015 इज रुपीज 2000, राइट। उसको जो वेजेस पर मंथ मिल रही है 15 में 2000 थी। व्हाट शुड बी द डियरनेस अलाउंस एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ वेजेस। ओके, डियरनेस अलाउंस किसके लिए दिया जाता है? फॉर इन्फ्लेशन। एंड व्हाट शुड बी द एवरेज वेज पर वर्कर पर मंथ इन 2020 इन दैट टाउन। क्या होना चाहिए? 15 में ये था, 2020 में क्या होना चाहिए? So that the standard of living of the worker does not fall below the 2015 level. जो वो 2015 में ये कंज्यूम कर रहा था, 2020 में भी वही वो कंजम्पशन करना चाहता है, तो उस केस में जो 2000 रुपीज उसको पैसा मिल रहा है, क्या वो सफिशियंट है या उसको जो है वो कुछ डियरनेस अलाउंस देने की जरूरत है? तो आइए हम इसकी डिस्कशन करते हैं। द कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। देखो, आइटम्स कंजम्पशन जो है वो है मेरे फूड, ड्रिंक्स एंड टबैको। ये क्लोथिंग के ऊपर है, ये फ्यूल एंड लाइटिंग का है, ये हमारे पास हाउसिंग है, और ये मेरा मिसलेनियस है। इंडेक्स मेरा आई जो है वो 132, 154, 147, 178, 158। तो अभी हमने इससे पहले जो है वो इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया। आज अब हम इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं। इनके जब बेस 100 था तो अब इंडेक्स 132। अब वेट जो है मेरे पास क्या आ गया? ये परसेंटेज जो मैंने आपको बताया था वो परसेंटेज 60, 12, 16, 8 एंड 4। ये सिग्मा डब्ल्यू जो है वो 100 के बराबर होगा, या जो मैंने आपको 0 to 1 बताया था तो वहां 1 इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब इंडेक्स ये है, डब्ल्यू ये है, तो आई डब्ल्यू किसके बराबर हो गया? 132 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू 7920। 154 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1848। 147 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 2352। और 178 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1424। और 158 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 632। सिग्मा डब्ल्यू 100 आ गया, और ये सिग्मा आई डब्ल्यू जो है वो मेरा 14,176 आ गया। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आ जाता है मेरा 14,176 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि सिग्मा डब्ल्यू ये है, तो दिस इज इक्वल टू 141.76। इसका मतलब है डियरनेस अलाउंस एज परसेंटेज ऑफ वेजेस कितना हो गया? 141.76 माइनस 100 इज इक्वल टू 41.76। बेस ईयर से लेकर के, यानी कि 2015 एज ए बेस ईयर अगर मैं मान लूं तो आज जो है वो इंक्रीज कितना हो रहा है? 41.76% है। ये तो अब आपको पढ़ना आता है। अब बताइए, टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड वर्कर शुड गेट कितना? उस टाइम उसको कितना मिल रहा था? 2000। जब बेस हमारे पास क्या था? 100। आज हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना हो गया? 141.76। तो उससे हम मल्टीप्लाई कर दिया, तो आज उसको कितना पैसा चाहिए? 2835 रुपीज चाहिए, अगर उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है इन एज ही वॉज मेंटेनिंग इन 2015। इसका मतलब 8,335 रुपए उसको एक्स्ट्रा जो है वो मिलने चाहिए। तो अब लास्ट में जो है हम इसी की एक और एप्लीकेशन कर लेते हैं। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ओवर ए सर्टन पीरियड इंक्रीजेस फ्रॉम 120 to 215। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ गया। एंड द वेजेस ऑफ द वर्कर्स इंक्रीजेस फ्रॉम ₹1,680 to 3,000। व्हाट इज द गेन और लॉस टू द वर्कर? ठीक है, अब देखिए पीरियड 1 में सोल्यूशन। पीरियड 1 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है? 120। पीरियड 2 में कितना हो गया जी? 2015। उस टाइम जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 120 था तो वेजेस कितनी मिल रही थी? 1,680। अब जब पीरियड 2 है तो 2015 के टाइम में जो वेजेस मिल रही है वो 3,000 रुपीज मिल रही है। तो देखते हैं क्या होगा। तो वेजेस रिक्वायर्ड इन सेकंड पीरियड टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए? 1680 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 215। आज जो मेरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है कितना होना चाहिए? 3010। जबकि उसको मिल कितना रहा है? 3000। इसका मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ ₹10, क्योंकि 3,000 रुपए मिल रहा है जबकि मिलना कितना चाहिए? 3010 एज पर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो 10 रुपए का उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, दैट इज टू द वर्कर। सो ये हमारे पास है थोड़ी सी जो एप्लीकेशन थी हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि रियल लाइफ में जो है हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट इज यूजफुल, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा बहुत सारे इश्यूज हैं इससे रिलेटेड, कि फैमिली बजट, एवरेज प्राइसेस कैसे कैलकुलेट करें, कहां पे जाकर के इसका सर्वे करें। सो दीज ऑल आर द इश्यूज, बट दीज इश्यूज आर टू बी एड्रेस्ड एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रिपेयर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसी के साथ जो है हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो चैप्टर है, इनके इंडेक्स नंबर का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो कई बार आपको जो क्वेश्चन है वो
लेस्पियर पास्चर या टेस्ट एडिक्वेसी ऑफ द टेस्ट में से आ जाता है, और कई बार आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाने के लिए आ जाता है। तो आई होप कि आप जो है वो दोनों के लिए तैयार हो जाएंगे।